स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है महीने की पहली तारीख यानी कि 1 नवंबर 2025। आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चले चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि मोन्था चक्रवात के प्रभाव के बाद मौसम में आए बदलाव ने एक बार किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है। कुछ दिन से आसमान में बादल छाए हुए हैं और 2 दिन से लगातार रुक रुक करके वर्षा के साथ बूंदाबांदी होती रही है। जहाँ कल तो झमाझम बारिश हुई दिन भर। जहाँ पहले से जल जमाव और अतिवृष्टि का सामना कर रहे किसान अब नई फसल को लेकर के असमंजस में हैं। मौसम के अचानक बदलाव से तापमान में गिरावट आई है और फिर हवा में ठंडक बढ़ गई है। मोन्था चक्रवात का असर बिहार के कई हिस्सों में देखा जा रहा है। ये स्थिति आज 1 नवंबर तक बनी रहेगी। इस दौरान हल्की और फिर तेज वर्षा की संभावना है। आसमान में बादल छाए रहेंगे लेकिन वर्षा की तीव्रता में कमी आएगी। वहीं पर 2 नवंबर से मौसम सामान्य होने लगेगा और फिर धूप निकलने की संभावना है, यानी कि कल से। दोस्तों इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में गुंडागर्दी देखी जा रही है। जब गुंडागर्दी कहें तो बिहार के मोकामा में यहाँ पर एक नेता की सरेआम जान ले ली है। अब इसको लेकर के सियासत में बवाल मच गया है। बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा है और मोकामा में यहाँ पर बाहुबलियों का घर कहा जाता है मोकामा, और 2 बाहुबलियों के बीच टकराव की वजह से एक बाहुबली ने दूसरे बाहुबली की जान ले ली है। फेमस यानी कि चर्चित बाहुबली नेता अनंत सिंह ने एक दूसरे बाहुबली को गोली मार करके उनकी जान ले ली है। अब इसको लेकर के राजनीतिक बवाल मचा है। इसी को लेकर के लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ने कहा कि मोकामा में दुलार चंद यादव की सरेआम जान ले ली गई है। अब ऐसे में क्या कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े नहीं होते। मीसा भारती ने कहा कि मोकामा दुलार चंद जी की हत्या के बाद अब आप लोग ही बताएं कि ये जंगल राज में हो रहा है या फिर मंगल राज में हो रहा है। क्या अभी भी सबको लग रहा है कि बिहार में लालू जी और फिर राबड़ी जी का ही राज है, जहाँ उन लोगों को तो लग रहा है कि आज भी राज्य के मुख्यमंत्री लालू यादव और राबड़ी देवी ही है। मीसा भारती ने इस दौरान एनडीए के घोषणा पत्र को लेकर भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि 1 करोड़ नौकरी देने की बात अलग करना है और युवाओं को सच में रोजगार देना अलग है। मैं तो पूछती हूँ कि आखिर ये कहाँ से देंगे। हम लोगों ने जब 10 लाख नौकरी देने की बात कही थी तो फिर हम लोगों ने वो वादा करके दिखाया है। हम लोगों ने बिहार के युवाओं के मन के मुताबिक काम किया है। बिहार के युवाओं की भविष्य की चिंता महागठबंधन और फिर आरजेडी को है। वह पर एनडीए के घोषणा पत्र में जो घोषणाएं की गई है वह पूरी कर पाना मुश्किल है। प्रधानमंत्री के तेल पानी वाले बयान पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर लोगों को तेल पानी नहीं पसंद है, ये यदि वह भाजपा को पसंद है। दोस्तों सम्राट चौधरी ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कलाकारों को नचनिया कहा है। दरअसल खेसारी लाल यादव इस बार आरजेडी की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसी को लेकर के सम्राट चौधरी ने खेसारी लाल यादव को नचनिया कहा था। इस नचनिया शब्द के इस्तेमाल करने के बाद सम्राट चौधरी चारों तरफ से घिर गए हैं, क्योंकि उनकी पार्टी में ही कई सारे ऐसे भोजपुरी कलाकार हैं जो कि फिल्मों में डांस करते हैं, फिल्म बनाते हैं, गाते हैं। लेकिन अब सम्राट चौधरी आरजेडी में गए खेसारी लाल यादव को नचनिया कहा है। इस बयान के बाद जहाँ पर विपक्ष इस टिप्पणी को कलाकारों के अपमान से जोड़ करके निशाना साध रहा है, वहीं पर बीजेपी ने बचाव की कमान अपने ही सिनेमा स्टार सांसद मनोज तिवारी को सौंप दी है। जहाँ दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने सम्राट चौधरी के बचाव में उतरते हुए कहा कि ये विवाद सिर्फ गलत फहमी और फिर साजिश का नतीजा है। उन्होंने कहा कि मैंने सम्राट भाई से बात की है, वह कलाकारों का बहुत सम्मान करते हैं। बीजेपी और एनडीए की यही पहचान है कि यहाँ मेहनत और फिर कला दोनों की कदर की जाती है। मनोज तिवारी ने यह भी कहा कि बिहार का हर कलाकार सम्मान का हकदार है, चाहे वह किसी भी राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा। उन्होंने अपील की है कि चुनावी माहौल में शालीनता और फिर मर्यादा बनाए रखी जाए। उन्होंने आगे कहा है कि अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़ना कोई भी अपराध नहीं है। हमें एक दूसरे को छोटा दिखाने की जरूरत नहीं है। बीजेपी हमेशा मर्यादा और फिर सम्मान की राजनीति करती है। एक मुस्लिम बच्ची की दुआओं ने मेरी जान बचाई है, ये कहना है पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह का। दरअसल बात यही कि बिहार में होने वाले चुनावों के लिए प्रचार चरम पर है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता लगातार बिहार के अलग अलग इलाकों में जाकर के अपने अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं। हर तरफ जारी प्रचार के बीच एक हादसा भी हुआ है। इस हादसे में पूर्व भाजपा सांसद बाल बच गए हैं। दरअसल कैसरगंज से पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह का हेलीकॉप्टर खराब मौसम में फंस गया। इसके बाद पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए
एक खेत में हेलीकॉप्टर की सेफ लैंडिंग करवाई। हेलीकॉप्टर की सफल लैंडिंग के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अपने बयान में कहा है कि उनकी जान एक मुस्लिम बच्ची की दुआ की वजह से बच पाई है, या कहीं ना कहीं उस बच्ची का भी उसकी जान बचाने में काफी अहम रोल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह भोजपुर जिले के संदेश विधानसभा सीट से एनडीए कैंडिडेट का प्रचार करने के लिए गए थे। रैली के समापन के बाद सांसद बृजभूषण शरण सिंह हेलीकॉप्टर के जरिए दिनार विधानसभा सीट की तरफ रवाना हुए और इसी दौरान अचानक मौसम बिगड़ गया। तेज हवा और फिर घने बादल होने की वजह से पायलट को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अंधेरा छा गया था और कुछ भी नहीं दिख रहा था। इस दौरान उनके साथ इंजीनियर भी था जिसने एक खेत का टुकड़ा देखा और फिर वहां पर हेलीकॉप्टर को लैंड करने को कहा। ऊपर वाले की कृपा और फिर पायलट की सूझबूझ से हमने वहां पर सेफ लैंड किया। इस दौरान उनकी गांव वालों ने काफ़ी मदद की। वहीं पर हेलीकॉप्टर की सफल लैंडिंग के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने मुस्लिम बच्ची को याद किया है जो उन्हें एयरपोर्ट पर मिली थी। भाजपा सांसद ने कहा है कि मैं पटना एयरपोर्ट से निकल रहा था, तभी एक बच्ची ने उनके साथ सेल्फी लेने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन उसकी मां हिचकिचा रही थी। शायद मेरी सिर पर पगड़ी और फिर गले में माला देख करके वे थोड़ा हिचकिचा रही थी। नेता ने बताया है कि इस दौरान मैंने आगे बढ़ते हुए कहा कि आओ बेटी फोटो खिंचवा लो। यह उस बच्ची की मुस्कान और फिर सच्चे दिल से निकली दुआ शायद मुझे इस बड़े हादसे को टालने में कामयाब रही। दोस्तों, अब किसानों को सालाना 6,000 रुपये नहीं बल्कि 9,000 रुपये मिलेंगे। जी, दरअसल बात है कि किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब हर साल 6,000 रुपये नहीं बल्कि 9,000 रुपये मिल सकते हैं। जहां आने वाले दिनों में लाखों किसानों की सालाना सहायता राशि में 3,000 रुपये का इजाफा किया जा सकता है। ये घोषणा बिहार में एनडीए की ओर से जारी संकल्प पत्र में किया गया है। अब सवाल है कि ये बढ़ोतरी कब से लागू होगी, ये किसे फायदा मिलेगा और क्या बाकी राज्यों में भी ऐसा होगा। तो आपको बता दूं कि अब तक किसान पीएम किसान योजना के तहत साल में 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता 3 किस्तों में पाते हैं। हर 4 महीने में 2,000 रुपये का सीधे राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। लेकिन अब बिहार सरकार ने कहा कि किसानों को कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि योजना के तहत 3,000 रुपये का अतिरिक्त टॉप अप दिया जाएगा। यानी कि जो किसान पीएम किसान का लाभ ले रहे हैं उन्हें अब सालाना 9,000 रुपये मिल सकते हैं। इनमें 6,000 रुपये केंद्र और 3,000 रुपये राज्य से मिलेंगे। इसका सीधा फायदा बिहार के करीब 73 लाख किसानों को मिलेगा। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां वोट वाइब के ताज़ा सर्वे ने बिहार की राजनीति में नई हलचल मचा दी है। सर्वे के मुताबिक इस बार मुकाबला इतनी नज़दीकी है कि परिणाम किसी भी ओर झुक सकता है। महागठबंधन और फिर एनडीए के बीच केवल 0.3% का फासला है। यानी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच असली जंग अब हर बूथ पर लड़ी जाएगी। सर्वे में नीतीश कुमार और फिर तेजस्वी यादव ने कांटे की टक्कर देखी जा रही है। सर्वे में महागठबंधन को 34.7% जबकि एनडीए को 34.4% वोट शेयर मिलने का अनुमान लगाया गया है। जहाँ वहीं पर प्रशांत किशोर की जनसुराज्य पार्टी तीसरे मोर्चे के रूप में 12.3% के साथ सबसे अपने असर का एहसास करा रही है। दिलचस्प बात यह है कि 8.4% मतदाता अभी भी हंग असेंबली यानी कि अधूरी बहुमत वाली स्थिति की संभावना रहे हैं। सर्वे के मुताबिक 66.2% लोगों का मानना है कि छठ पूजा के बाद प्रवासी मजदूर बिहार लौटेंगे और उनकी मौजूदगी से मतदान प्रतिशत में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। यानी कि जो वोटर अभी भी बाहर हैं वही चुनाव का पासा पलट सकते हैं। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल अब अपने अभियानों को ग्रामीण इलाकों तक केंद्रित कर रहे हैं। वहीं पर बिहार की राजनीति में पहली बार ऐसा रुझान दिखा कि 51.1% मतदाता अब जाति से ज्यादा पार्टी वफादारी को अहमियत दे रहे हैं। ये ट्रेंड खासतौर पर युवाओं और फिर शहरी मतदाताओं में देखा जा रहा है। यानी कि जो राजनीतिक दल स्पष्ट एजेंडा और फिर भरोसेमंद चेहरा पेश करेगा वही जनता का विश्वास जीत पाएगा। दोस्तों, चक्रवाती तूफान मेंथा ने बिहार विधानसभा चुनाव पर भी कहर बरपाया। जब तेज हवाओं और फिर खराब मौसम के कारण नेताओं की उड़ानें रद्द करनी पड़ी है। यह चक्रवाती तूफान मेंथा ने बिहार विधानसभा के चुनाव प्रचार पर भी गहरा कहर बरपाया है। तेज हवाओं और फिर खराब मौसम के कारण नेताओं की उड़ानें रद्द करनी पड़ी है। राजद नेता तेजस्वी यादव को सुबह 9:30 बजे हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार के लिए निकलना था, लेकिन मौसम खराब होने के चलते वह रवाना नहीं हो पाए। बताया जा रहा है कि तेजस्वी के अलावा कई अन्य नेताओं की चुनावी उड़ानें
उड़ानें भी रद्द हो गई है। अब सभी नेता मौसम सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि प्रचार अभियान को फिर से शुरू किया जा सके। वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर भी खराब मौसम के कारण उड़ान नहीं भर सका। इसके बाद से वे सड़क मार्ग से ही चुनाव प्रचार के लिए रवाना हुए। नीतीश कुमार समस्तीपुर, दरभंगा और फिर मधुबनी में रोड शो करते हुए जनता से सीधे जुड़े। दिन भर प्रचार अभियान के बाद वे रात में मंत्री संजय झा के संग्राम आवास पर विश्राम किया। संजय झा भी पूरे कार्यक्रम में उनके साथ मौजूद थे। इस तरह मौसम खराब होने की वजह से नेताओं और फिर स्टार प्रचारकों को चुनाव प्रचार में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ गया है। दोस्तों, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल बात यह कि बिहार में सरकारी नौकरी के लिए 3500 से ज़्यादा पदों पर भर्ती होने वाली है। जब बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए ये अच्छी खबर है। जब बिहार पंचायत राज विभाग में 3500 से अधिक पदों के लिए भर्ती की अधिसूचना जारी की गई है। इस अधिसूचना के अनुसार इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही है। जी हाँ, BSSC ने बिहार के विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों के लिए भर्ती की अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार बिहार में इंटरमीडिएट स्तर की परीक्षा के माध्यम से कुल 23,000 से अधिक पद भरे जाएंगे। इनमें से 3500 पद बिहार पंचायत राज विभाग में है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और फिर वेतन की जानकारी यही। वहीं पर बिहार के पंचायत राज विभाग में पंचायत सचिव के खाली पड़े पदों के लिए इंटर लेवल परीक्षा के माध्यम से भर्ती की जा रही है। कुल 3532 पद भरे जाएंगे। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने आरजेडी के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव पर तंज कसा है। जब मीडिया ने सवाल किया है कि खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि महागठबंधन के लोग 2 करोड़ रोजगार देंगे, इस पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि कौन सा जॉब देंगे खेसारी लाल, नाचने वाला। एनडीए के घोषणा पत्र में 1 करोड़ रोजगार देने के वादे पर उन्होंने कहा कि अभी तो चुनाव चल रहा है, देख लेते हैं क्या होता है। आपको बता दूं कि बिहार के चुनावी माहौल में नाचने वाला शब्द चर्चा में। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने खेसारी लाल यादव पर निशाना साधते हुए कहा था कि आरजेडी को कोई उम्मीदवार नहीं मिला तो उन्होंने एक नाचने वाले को भेज दिया है। विपक्ष ने सम्राट चौधरी के बयान की आलोचना की। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। मनोज तिवारी खुद भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की नामी चेहरा है। आपको बता दूं कि खेसारी लाल यादव छपरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ये छपरा विधानसभा सीट पर वैश्य, यादव और मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इनके अलावा ब्राह्मण, राजपूत, कुशवाहा, पासवान और EBC वर्ग के मतदाताओं की भी अच्छी खासी संख्या है जो चुनाव परिणामों पर अपना असर छोड़ती है। दोस्तों, चुनाव प्रचार के बीच लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती भी चुनावी रण में वोट मांगने के लिए उतर चुकी है। उन्होंने एनडीए के घोषणा पत्र जारी करने पर तंज कसा है। एनडीए के घोषणा पत्र में 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया गया है, जिसमें मीसा भारती ने तंज कसते हुए कहा कि 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया गया है, इतना पैसा कहां से ला करके नौकरी देंगे। एनडीए गठबंधन के वादे पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि किसके बाप के घर से पैसा ला करके ये 1 करोड़ नौकरी, सरकारी नौकरी देंगे। वहीं पर उन्होंने आगे कहा कि अब जंगल राज मंगल राज में बदल गया है, अब इन्हें जंगल राज नहीं दिख रहा है। मीसा भारती के इस बयान से सियासी गलियारों में भूचाल आ गया है। जब उनकी इस बयान की चर्चा बिहार के चुनाव में तेजी से हो रही है। आपको बता दें कि राजनीतिक दलों की तरफ से इस तरह की बयानबाजियों का दौर जारी है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगाई जा रही है। वहीं पर बिहार चुनाव में एनडीए गठबंधन ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र में अगले 5 साल में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। इसी के साथ महिलाओं को 2-2 लाख रुपए भी देने का संकल्प लिया है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के बीच सीवान में एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं पर जम करके हमला बोला है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी में माफियाओं का बुलडोजर से कचूमर निकाल करके जहन्नुम भेज दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मैं परसों रघुनाथपुर में आया था और फिर वहां मैं इसलिए आया था क्योंकि एक खानदानी माफिया वहां पर फिर से कब्जा करना चाहता है। उत्तर प्रदेश में हमने बुलडोजर से रौंद करके इन माफियाओं का कचूमर निकाल करके उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके लिए खोल दिए हैं। पिछले 20 वर्षों में नीतीश बाबू के नेतृत्व में सुशासन की नींव मजबूत हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिसने बिहार में पहचान का संकट लाया था उन लोगों को वापस बिहार और फिर सीवान में आने नहीं देना है। ये बिहार की अस्मिता की लड़ाई है। हम बार बार कहते हैं कि भारत तब विकसित होगा जब बिहार विकसित होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांग्रेस राजद ने गरीबों के लिए घर नहीं बनवाए हैं,
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि राजद के समय बिहार में नौजवानों के समय युवाओं के सामने संकट था, जब मानव तो दूर पशुओं का चारा भी चोरी हुआ। इंडिया गठबंधन के लोग विकास को बाधित करते हैं और फिर गरीबों की योजनाओं पर डकैती करना चाहते हैं। ये लोग गरीबों के राशन छीन लेंगे और फिर नौकरी के नाम और फिर जमीन हड़प लेंगे। विकास के नाम पर माफिया राज ला करके नगन तांडव कराएंगे। यूपी में माफिया सपा का शागिर्द है, बिहार में वे राजद का शागिर्द है। दोस्तों, बिहार चुनाव को लेकर के कल पटना में एनडीए की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संकल्प पत्र जारी किया है। इस मौके पर एनडीए के घटक दलों के सभी बड़े नेता यहां पर मौजूद रहे। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और फिर चिराग पासवान समेत सभी बड़े नेता मौजूद थे। जब ये नेता संकल्प पत्र जारी करने आए थे, लेकिन हैरानी की बात तब हुई जब ये सभी दिग्गज नेता मंच से बिना कुछ बोले ही चंद मिनटों में निकल गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि किसी ने मीडिया से बात तक नहीं की है? इन पर अब विपक्षी नेताओं के द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जब पटना के होटल मोरिया में शुक्रवार सुबह एनडीए के साझा संकल्प पत्र के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, सीएम नीतीश कुमार, जेपी नड्डा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और फिर उपेंद्र कुशवाहा समेत सभी शीर्ष नेता ठीक 10 बजे मंच पर पहुंचे। इन सभी ने मिलकर के संकल्प पत्र जारी किया, लेकिन कुछ ही मिनटों में सभी वहां से निकल गए। किसी भी बड़े नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं किया। बाद में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मीडिया के सामने एनडीए के चुनावी वादों को रखा। पर एनडीए की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सियासी पारा तुरंत चढ़ गया। विपक्ष ने इस मुद्दे पर एनडीए को घेर लिया है। बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस के चुनाव पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने पटना में कहा कि एनडीए का घोषणा पत्र महज 26 सेकंड में जारी कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि एनडीए के नेता मीडिया के सवालों से डर गए और फिर इसी डर से वे उठ करके भाग खड़े हुए। गहलोत ने इस घटना को लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया है। हालांकि एनडीए नेताओं ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया है और फिर वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलने के बाद राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि सभी ने मिलकर के संकल्प पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा कि चुनावी व्यस्तता के चलते सभी नेताओं को अलग अलग जगहों पर प्रचार करने जाना था, इसलिए सब निकल गए। दोस्तों, भोजपुरी फिल्म स्टार और राजद प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। केंद्र में 15 साल और फिर बिहार में 20 साल से एनडीए की सरकार होने के बावजूद भी राज्य में विकास नहीं होने देने का आरोप लगाते हुए उन्होंने सवाल उठाया है कि रोजगार, शिक्षा और फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई भी सुधार क्यों नहीं हुआ है। खेसारी लाल यादव ने अपने पुराने वायरल वीडियो को की सफाई देते हुए कहा कि वे आज भी पीएम मोदी की प्रशंसक है और उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन बिहार के प्रति उनका विजन क्यों नहीं पहुंचा है, ये समझते पड़े हैं। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ ट्रेनें दी जाती है, फैक्ट्रियां क्यों नहीं? गुजरात को इतना विकसित बना दिया है तो फिर बिहार को कम से कम उसका आधा तो बनाइए। वहीं पर जंगलराज के मुद्दे पर खेसारी लाल यादव ने पीएम की आलोचना करते हुए कहा कि ये शब्द बिहार की छवि को खराब कर रहा है। उनके अनुसार हमारा जंगलराज उतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा बताया जाता है। आज भी लोग फैक्ट्री लगाने से डरते हैं क्योंकि आपके अपने नेता कहते हैं कि बिहार में जंगलराज है। 20 साल सरकार में रहने के बाद भी जंगलराज है, तो फिर आपने बदला क्या है? वहीं पर तेजस्वी यादव का समर्थन करते हुए खेसारी लाल यादव ने कहा कि अब बिहार को बदलने का मौका नई पीढ़ी को देना चाहिए। उन्होंने लोगों से 20 माह का समय मांगते हुए बिहार में बदलाव का वादा किया है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि 10,000 रुपए में रोजगार कोई शुरू कर सकता है? इतने में तो बकरी भी नहीं आती है, सिर्फ पकोड़े तलने का धंधा ही बाकी है। ये कहना है मीसा भारती का, लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती का। मीसा भारती ने एनडीए की योजना का मजाक उड़ाया है। जी हाँ, तेजस्वी यादव के चुनावी क्षेत्र राघोपुर में उनकी बहन मीसा भारती ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाना बनाया है। उन्होंने खास करके महिलाओं को 10,000 रुपए देने की सरकारी घोषणा पर सवाल उठाए हैं और इसे वोट खरीदने की घूस बताया है। उन्होंने पूछा है कि जब 20 सालों से सरकारी काम बिना घूस के नहीं हो रहे हैं तो फिर ये राशि क्यों नहीं दी जा रही है। मीसा भारती ने महिलाओं के लिए रोजगार के मुद्दे पर मोदी नीतीश को घेरते हुए कहा कि 10,000 रुपए की छोटी राशि से महिलाएं कौन सा रोजगार करेंगी। उन्होंने गांव में प्रचलित बकरी पालन का उदाहरण देते हुए कहा कि एक बकरी भी 15 से 20,000 रुपए में आती है। अपने बयान को और धार देते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के पुराने बयान का जिक्र किया है और तंज कसा है कि क्या महिलाएं पकौड़े तलने वाला रोजगार करेगी। उन्होंने तर्क दिया है कि अगर हर घर की महिला पकौड़े तलने लगेगी तो फिर उसे खरीदने के लिए भी लोगों की जेब में पैसे होना चाहिए, जबकि लोगों की जेब में पैसा नहीं है। लोगों के परिवार में नौकरी
नौकरी नहीं। अपने भाषण में मीसा भारती ने 2020 के पिछले विधानसभा चुनाव में हुए कथित धांधली को लेकर के एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि पिछली बार एनडीए सरकार ने राजद गठबंधन की 10 से 15 सीटें हरवा दी थी, जिसके कारण उनकी सरकार नहीं बन पाई थी। इस आरोप के साथ ही उन्होंने आशंका जताई है कि इस बार के चुनाव में भी बड़ी संख्या में सैन्य बल और फिर फोर्स को तैनात किया गया है, जो चुनाव में गड़बड़ी का संकेत देता है। धांधली की आशंका जताते हुए मीसा भारती ने युवा और फिर नौजवान कार्यकर्ताओं से भावुक अपील की है। उन्होंने कहा है कि नौजवानों को केवल वोट के लिए नहीं बल्कि अपने अधिकार के लिए लड़ना है। उन्होंने युवाओं से बूथ पर मजबूती के साथ टाइट होकर के रहने का आह्वान किया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले बार की तरह किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो सके। दोस्तों, एनडीए के संकल्प पत्र को पप्पू यादव ने जुमलेबाजी बताया है। पप्पू यादव ने एनडीए के संकल्प पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए इस पर जुमलेबाजी का पुलिंदा करार दिया है। एक और एनडीए अपने 20 साल के कार्यकाल को उपलब्धियों से भरपूर बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे विफलताओं की कहानी कह रहा है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने एनडीए पर तीखा वार करते हुए कहा कि उनका संकल्प पत्र जुमलेबाजी है। बिहार के साथ इनका सौतेलापन रहा है। 20 साल में पूंजी निवेश नहीं हुआ, रोजगार के अवसर बंद हो गए और फैक्ट्रियां ध्वस्त कर दी गई। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब बिहार में बेरोजगारी, पलायन और फिर उद्योगों की कमी चरम पर है, तो फिर एनडीए का ये संकल्प पत्र किस विकास की बात कर रहा है। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि बिहार की जनता अब वादों पर नहीं बल्कि काम पर वोट देगी। दोस्तों, बिहार में मौसमी बदलाव एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। दक्षिणी राज्यों में उठे मोन्था तूफान का असर अब बिहार तक पहुंच चुका है, जिसके चलते बिहार के कई हिस्सों में बारिश और फिर ठंडी हवाओं का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने 5 जिलों में अररिया, किशनगंज, मुंगेर, बांका और फिर सुपौल में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि भागलपुर, जमुई, दरभंगा और मधुबनी जिलों में भी 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं पर कल पटना समेत बिहार के 17 जिलों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हुई। दिन भर आसमान में बादल छाए हुए हैं और रुक रुक करके हल्की बारिश के कारण हल्की ठंडी हवा का एहसास हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बिहार के अधिकांश जिलों में बादल छाए रहने और फिर बौछारें पड़ने की संभावना है। इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी जारी की है। वहीं पर मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इससे बिहार में ठंड का असर और बढ़ेगा, खास करके सुबह और शाम के समय तापमान में गिरावट महसूस होगी। वहीं पर मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 3 नवंबर से पश्चिम हिमालय क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इसके प्रभाव से बिहार के मौसम में और बदलाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान रात के तापमान में गिरावट और फिर सर्द हवाओं में वृद्धि की संभावना जताई है। हालांकि 1 नवंबर के बाद से बारिश में कमी आने और फिर मौसम के धीरे धीरे साफ होने की उम्मीद है। दोस्तों, तेज प्रताप यादव की सभा में कल जमकर की भीड़ उमड़ पड़ी है। अब लोग कयास लगा रहे हैं कि आखिर किसके लिए ये खतरे की घंटी है। चेहरे पर फीकी मुस्कान और आंखों में हर चेहरों से उम्मीद भरे सवाल। क्या भरोसा करेंगे? क्या मुझे एक मौका देंगे? सफेद झकझक कुर्ता पैजामा पहने तेज प्रताप यादव इन दिनों बिहार के कई विधानसभा में सभा कर रहे हैं। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव परिवार और फिर पार्टी से निकाले जाने के बाद अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाकर के बिहार चुनाव में उतर चुके हैं। यह उनकी हर जनसभा में भारी भीड़ उमड़ रही है। यह उनके लिए ना तो बहुत बड़ा मंच बनाया जा रहा है और न ही कोई बहुत ज़्यादा तामझाम। बस वो छोटी छोटी रैलियां कर रहे हैं। हौसले बुलंद है, मगर पता है उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। बस एक उम्मीद है, शायद परिवार ने साथ छोड़ दिया मगर जनता अपना ले। जब बिहार चुनाव के दौरान बड़े बड़े नेताओं की उलट तेज प्रताप यादव का एक अलग अंदाज दिख रहा है। वे जनता से सीधे कनेक्ट करते दिख रहे हैं। कभी कार की छत पर ही बैठ करके रैली को संबोधित कर देते हैं, तो कभी किसी और तरीके से। उनकी रैलियों को देख करके आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग खुद ही उनको सुनने पहुंच रहे हैं। उनकी रैली में वीडियो रिकॉर्ड करने वालों की भरमार होती है। लगभग हर शख्स मोबाइल कैमरा के लिए पूरा भाषण रिकॉर्ड करता है। कुछ तो भाषण के दौरान ही सीधे मंच पर पहुंच जाते हैं और सेल्फी लेते हैं। ये कुछ अलग है जो चुनावी रैलियों में आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है। जब विधायक सांसद के बेटे मंच पर चढ़ने से पहले जनता 1000 बार सोचती है, मगर तेज प्रताप यादव की रैली में ऐसा अपनापन होता है कि जनता को किसी तरीके की झिझक नहीं रहती है। पर ऐसा नहीं है कि तेज प्रताप यादव की रैली में किसी तरीके की अव्यवस्था के कारण लोग मंच पर चढ़ जाते हैं। असल में तेज प्रताप अपने भाषण के दौरान इतने हल्के फुल्के ढंग से बात कर रहे हैं कि रैली में मौजूद हर शख्स को लग रहा है कि तेज प्रताप उनको मना नहीं करेंगे, जब वे लोगों के साथ दिल खोल करके बात कर रहे हैं।
दोस्तों पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन मंत्री बन गए हैं, जहां उन्हें तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने अपना कैबिनेट में शामिल किया है। कल राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने मोहम्मद अजहरुद्दीन को मंत्री पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई है। वहीं पर उन्हें मिलाकर के अब तेलंगाना सरकार में 16 मंत्री हो गए हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन तेलंगाना कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट भी है और फिर अब उन्हें राज्यपाल कोटे से तेलंगाना विधान परिषद के लिए निर्वाचित किया गया था और फिर अब उन्हें मंत्री पद दिया गया है। आपको बता दें कि साल 2023 के विधानसभा चुनाव में तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी का एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीता था। मोहम्मद अजहरुद्दीन भी चुनाव हार गए थे। ऐसे में कहा जा रहा है कि तेलंगाना में मुस्लिम समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अजहरुद्दीन को विधान परिषद और फिर कैबिनेट सदस्य बनाया गया है। हैदराबाद की जुबली हिल्स विधानसभा का उपचुनाव भी होना है और यहाँ पर 30% मुस्लिम मतदाता है। ऐसे में मोहम्मद अजहरुद्दीन को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने का विपक्ष विरोध कर रहा था। जब वहीं पर सियासी गलियारों में चर्चा है कि जुबली हिल्स में होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए रेवंत रेड्डी ने मोहम्मद अजहरुद्दीन को मंत्रिमंडल में शामिल करने का फैसला किया। हालांकि विपक्ष ने इस चुनाव आयोग के पास इसे मतदाताओं को प्रभावित करने वाला कदम बताते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। सीमांचल में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी डेरा जमाए हुए हैं। वो यहाँ पर लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग विधानसभा जाकर के लोगों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा संदेश दिया है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि क्या सिर्फ हम लोग दरी बिछाएंगे? बिहार में हम लोग 17% मुसलमान हैं। क्या हम 17% मुसलमान बिहार में सिर्फ दरी बिछाने का काम करेंगे? AIMIM ने सवाल पूछा है कि सियासत में अब बराबरी की मांग होगी। साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अब डिप्टी CM की मांग नहीं बल्कि CM की बात होगी, मुख्यमंत्री की बात होगी। जहां बिहार चुनाव की सरगर्मी के बीच किशनगंज की जमीन से AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे सीमांचल की सियासत को झकझोर दिया है। एक सभा में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर 3% मल्लाह समाज का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता है तो 17% मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने के लिए है क्या, जब मोहम्मद का बेटा भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है। ये बयान न सिर्फ AIMIM समर्थकों के जोश को बढ़ा गया है बल्कि मुस्लिम राजनीति पर हो रहे प्रतीकात्मक इस्तेमाल पर भी सवाल खड़ा कर गया है। वहीं पर किशनगंज की सभा में असदुद्दीन ओवैसी ने राजद गठबंधन पर तीखा वार किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के बगल में बैठे VIP प्रमुख मुकेश सहनी अपने समुदाय के इतिहास पर गर्व जताते हैं और उप मुख्यमंत्री पद का दावा करते, तो फिर बिहार का 17% अल्पसंख्यक समुदाय क्या करेगा? क्या वह सिर्फ तालियां बजाने और फिर दरी बिछाने के लिए है? असदुद्दीन ओवैसी का यह सवाल दरअसल उस लंबे दर्द को उजागर करता है जो बिहार के मुसलमानों में बरसों से पल रहा है। वोट तो हमारा है लेकिन हिस्सा किसी और का। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा है कि मुसलमान अब सिर्फ वोट बैंक नहीं रहेंगे, वे सत्ता में हिस्सेदारी भी लेंगे। आपको बता दें कि 2020 में 5 सीटें जीतने के बाद AIMIM इस बार पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास के साथ मैदान में है। सत्ता में आने के लिए मुसलमानों की कोई जरूरत नहीं है। प्रशांत किशोर के इस बयान पर बवाल मचा है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। जब किशनगंज के जनसुराज प्रत्याशी इसहाक आलम ने कहा कि प्रशांत किशोर ने मुसलमानों की अहमियत बताई है, ना कि उन्हें नकारा है। सबसे पहले आप प्रशांत किशोर के इस वायरल क्लिप को सुनिए जिसमें प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि सत्ता में आने के लिए मुसलमानों की कोई जरूरत नहीं है। इस वायरल क्लिप को सुनने के बाद आपको यही लगा होगा कि सत्ता में आने के लिए मुसलमानों की कोई जरूरत नहीं है। प्रशांत किशोर का यह बयान बेहद ही विवादित है और सही नहीं है, ये आपको लगा होगा, लेकिन सच्चाई कुछ और है। हम आपको इसके बारे में विस्तार से डिटेल से बताएंगे। दरअसल सोशल मीडिया पर बीते कुछ दिनों से प्रशांत किशोर का एक अधूरा क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वे कहते नजर आ रहे हैं कि सत्ता में आने के लिए मुसलमानों की कोई जरूरत नहीं है। इस वीडियो को लेकर के राजनीतिक हलकों में बवाल मचा हुआ है। कई लोग इस बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं, लेकिन जब पूरा वीडियो देखा जाए तो फिर तस्वीर बिल्कुल भी अलग नजर आती है। असल में प्रशांत किशोर से एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा था कि सत्ता में आने के लिए मुसलमानों की कितनी बड़ी जरूरत है। इस पर प्रशांत किशोर ने जवाब दिया था कि सत्ता में आने के लिए मुसलमानों की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन के लिए मुसलमानों की जरूरत है। व्यवस्था को बदलने के लिए मुसलमानों की जरूरत है। समाज को सुधारने और लोगों के हालात को बेहतर करने के लिए मुसलमानों की जरूरत है। मुसलमान को सिर्फ वोट और सत्ता का जरिया मत बनाइए। ये प्रशांत किशोर का ये पूरा बयान है, लेकिन इस बयान को आधे अधूरे क्लिप काट करके सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है। हम आपको इसका पूरा बयान भी सुना रहे हैं, आप पहले इनकी पूरा बयान सुनिए। ये बयान सुन लिया आपने, अब आपको यकीन हो गया होगा कि प्रशांत किशोर का जो क्लिप वायरल हो रहा है ये असल में ये आधे अधूरे क्लिप है। पूरा क्लिप ये असल में है जो आपने अभी सुना।
वहीं पर किशनगंज विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी इसहाक आलम ने प्रशांत किशोर के इस बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ने जो कहा है वह हकीकत है, मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। जब प्रशांत किशोर ने यह कहा है कि मुसलमान समाज बदलाव के केंद्र में रहे हैं, सत्ता की सीढ़ी ना बने, ये बात बहुत सोचने वाली है। दोस्तों, बहादुरगंज विधानसभा से एआईएमआईएम प्रत्याशी तौसीफ आलम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जब वीडियो में वे अपने परिवार की राजनीतिक विरासत का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मेरा परिवार राजनीति में 2070 से है। 2070 में मेरा पिताजी मुखिया बने थे। अब इस बयान के बाद मंच पर मौजूद एक साथी ने उन्हें टोका कि 1970 ना, जिस पर तौसीफ आलम ने तुरंत हंसते हुए कहा कि हाँ, 1970 से। बस यही एक लम्हा सोशल मीडिया पर मजाक और ट्रोलिंग का हथियार बन गया है। तौसीफ आलम ने खुद बाद में साफ कर दिया है कि ये सिर्फ जुबान की फिसलन थी। उन्होंने कहा है कि हम रोज जनता के बीच में बोलते हैं, कभी कभी शब्द आगे पीछे हो जाते हैं। जो बात मैंने कही है वह 1970 की थी। 2070 तो आने वाला वक्त है, लेकिन 1970 के बारे में हमने बात कही थी। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ विपक्षी पार्टियों के लोग उनके विकास कार्यों और फिर जनसंपर्क से डर गए हैं, इसलिए एक मामूली गलती को बढ़ा चढ़ा करके पेश कर रहे हैं। जब मुझे गर्व है कि मेरा परिवार 1970 से लोगों की सेवा कर रहा है। आज जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं वे जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर बहादुरगंज और आसपास के इलाकों में इस वायरल वीडियो को लेकर के लोग हंस तो रहे हैं, लेकिन ज्यादातर इसे हल्के अंदाज में ले रहे हैं। स्थानीय दुकानदार सलीम मियां कहते हैं कि जुबान फिसल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तौसीफ आलम ने सड़कों, बिजली और फिर शिक्षा पर जो काम किया है वह दिखता है। जनता काम देख करके वोट देती है, न कि तारीख देख करके। वहीं पर कॉलेज चौक के छात्र अब्दुल वहीद ने कहा कि 2070 बोल देने से कुछ नहीं होता है। जहाँ असली बात यह है कि तौसीफ आलम हमेशा जनता के बीच रहते हैं। सोशल मीडिया पर जो मीम चल रहा है वह सिर्फ मजाक है, असलियत कुछ और है। वहीं पर एआईएमआईएम के स्थानीय नेताओं का कहना है कि विरोधी पार्टी के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वे तौसीफ आलम की लोकप्रियता को कम करने के लिए सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहे हैं। तौसीफ आलम कई बार के विधायक रहे हैं। क्षेत्र के हर गांव में उनका काम दिखता है। जहाँ सड़क, पुल, मस्जिद, स्कूल, हर जगह उनकी छाप है। यही बात विपक्षी दलों को परेशान कर रही है, ये कहना है एआईएमआईएम नेता का। दोस्तों, किशनगंज में सियासी घमासान तेज हो गया है। मुसलमानों को साधने की होड़ में जुटी है, लेकिन इस बार मैदान में दो खिलाड़ी हैं। एक तो किशनगंज विधानसभा से जनसुराज प्रत्याशी इसहाक आलम है, जिसकी काफी चर्चा चल रही है। वहीं पर बहादुरगंज विधानसभा से तौसीफ आलम है। जब बिहार की सबसे दिलचस्प सियासी जंग इस बार किशनगंज में देखने को मिल रही है। चारों विधानसभा सीटें किशनगंज, ठाकुरगंज, कोचाधामन और फिर बहादुरगंज में इस बार का मुकाबला बेहद रोमांचक है। जब ये इलाका मुस्लिम बहुल है, जहाँ पर मुसलमानों की आबादी 60 से 69% के बीच है। यही वजह है कि हर पार्टी इस वर्गों को साधने में जुटी है। जब कांग्रेस, राजद, जेडीयू, एआईएमआईएम, जनसुराज और फिर यहां तक कि आम आदमी पार्टी भी है। वहां पर कुल 35 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 25 मुस्लिम प्रत्याशी हैं। हर कोई अपना बताकर कि वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भीड़ भरे इस मैदान में दो चेहरे ऐसे हैं जो कि सिर्फ पहचान के दम पर नहीं, बल्कि काम, ईमानदारी और फिर जनता के भरोसे के बल पर चुनावी जंग लड़ रहे हैं। वहीं पर जनसुराज के इसहाक आलम जो कि किशनगंज विधानसभा से है और एआईएमआईएम के तौसीफ आलम बहादुरगंज विधानसभा से। किशनगंज सीट पर इस बार जनसुराज पार्टी ने इसहाक आलम का पर दांव खेला है। प्रशांत किशोर की जन भागीदारी वाली राजनीति को जमीनी स्तर पर उतारने का काम इसहाक आलम कर रहे हैं। जब वे न सिर्फ एक सदे हुए संगठन करता है, बल्कि किशनगंज की जनता के बीच एक साफ सुथरी छवि वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं। वहीं पर इसहाक आलम लगातार ये बात कह रहे हैं कि किशनगंज को सिर्फ मुस्लिम पहचान से नहीं, बल्कि विकास की पहचान से जाना जाना चाहिए। वहीं पर बहादुरगंज सीट्स पर एआईएमआईएम प्रत्याशी तौसीफ आलम एक मजबूत दावेदार के रूप में उभरे हैं, जब वे 2 बार के विधायक रह चुके हैं और अपने कार्यकाल में सड़क, पुल और फिर शिक्षा के क्षेत्र में ठोस काम कर चुके हैं। हाल ही में उनके 2070 वाले बयान को सोशल मीडिया पर मजाक बनाया गया, लेकिन जनता ने इसे जुबान की फिसलन कहकर के नजरअंदाज किया है। लोग खुल करके कहते हैं। सीमांचल से असदुद्दीन ओवैसी ने हुंकार भरी है, कहा कि हम डरने वाले नहीं, जालिमों से लड़ने आए हैं। जब तौसीफ आलम के समर्थन में कहा कि अब माफिया राज खत्म होगा। किशनगंज में असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल के लोगों के नाम एक जोशीला संदेश दिया है। उन्होंने एआईएमआईएम प्रत्याशी तौसीफ आलम के समर्थन में आयोजित विशाल जनसभा में कांग्रेस और राजद पर तीखा हमला बोला। कहा है कि सीमांचल की गरीबी, पिछड़ापन और फिर बदहाली के जिम्मेदार वही हैं जिन्होंने दशकों तक यहाँ की जनता को वोट बैंक बना करके इस्तेमाल
सवाल किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने भाषण की शुरुआत में ही कहा कि कांग्रेस हमारे समर्थकों को डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम किशनगंज के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार हैं। उन्होंने भीड़ से सवाल किया कि क्या सीमांचल के लोग डरेंगे या अब अपने बच्चों के भविष्य के लिए आवाज उठाएंगे। वहीं पर सभा में मौजूद हजारों की भीड़ ने इंसाफ दो सीमांचल को के नारे लगा करके उनका साथ दिया है। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वे पिछले 11 वर्षों से बिहार के सीमांचल की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने हार भी देखी है, जीत भी देखी है, लेकिन सीमांचल की लड़ाई कभी नहीं छोड़ी है या हमने कभी जनता को अकेला नहीं छोड़ा है। उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कभी बीजेपी के साथ तो कभी राजद के साथ, लेकिन सीमांचल आज भी वही है जो गरीबी, बेरोजगारी और फिर भूखमरी के बीच है। वहीं पर ओवैसी ने कहा है कि बिहार के लोग 20 साल नीतीश को और फिर 15 साल लालू परिवार को वोट देते रहे हैं, लेकिन सीमांचल का विकास वहीं का वहीं रह गया है। उन्होंने कहा है कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश में 25वें स्थान पर है। सीमांचल का हाल तो सबसे इससे भी बुरा है, क्योंकि ये सरकारें चाहते हैं कि सीमांचल गरीब रहे ताकि उनकी राजनीति चलती रहे। वहीं पर ओवैसी ने कहा है कि किशनगंज जैसे जिले में 50% बच्चे कुपोषित हैं और 55% इलाका हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं। यहाँ अस्पताल नहीं है, स्कूलों की हालात बदतर है, मुस्लिम महिलाएं सबसे ज्यादा स्वास्थ्य संकट में है, सीमांचल में अंधेरा है जबकि दिल्ली और फिर पटना में रोशनी ही रोशनी है। उन्होंने कहा कि यह असमानता सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि राजनीतिक भेदभाव का नतीजा है।